अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल बासित आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का जो हमारा मौजू है वो वज़ीर आज़म साहब की वो तकरीर है जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए जो कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई है मादनियात को निकालने के लिए, उसमें उन्होंने कौम को जो खुशखबरी सुनाई है, उस खुशखबरी में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरज़मीन जो है और इसके सब सूबे जो हैं वो मादनियात की दौलत से माला माल हैं और हज़ारों अरबों डॉलर की मादनियात के ख़जाने जो हैं इसके अंदर छुपे हुए हैं और उसको निकालने के लिए जो है ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है ताकि उसको निकाल के आवाम को और पाकिस्तान को कोई फ़ायदा पहुँचाया जाए। बड़ी अच्छी बात है, ये सुनकर खुशी हुई कि किसी ने इस तरह सोचा है, लेकिन असल हकीकत ये है कि हमारे दिल जो हैं बहुत सख्त डरे हुए हैं। मेरा वज़ीर आज़म साहब से एक सवाल है, वो सवाल ये है कि ये जो ख़ज़ाइन जो छुपे हुए हैं मादनियात के, ये तो जब से पाकिस्तान बना है उस वक़्त से वो यहीं मौजूद थे और आप जानते हैं कि आपकी मुस्लिम लीग की हुकूमत जो है वो तकरीबन पाकिस्तान में शुरू से ही रही है और आपकी मुस्लिम लीग नून की जो है इसने तकरीबन 35 साल जो है ये फ़ौज के साथ भी मिलकर और बाकी लोगों के साथ मिलकर हुकूमत की है, लेकिन कोई मादनियात ऐसी नहीं निकाली। बल्कि आपने, अगर आपको याद हो, तो जब आप वज़ीर आला थे पंजाब के, आपने चिन्योट के इलाके में तांबे के ज़खायर का ज़िक्र किया और कोयले के ज़खायर का ज़िक्र किया और वो मंसूबा जो है वो भी पाया तकमील को नहीं पहुंचा और उस पर जो की गई फीजिबिलिटी स्टडी थी वो भी ज़ाया गई। इसी तरह काला बाग डैम जो है ये जो है कौमी मफाद का मंसूबा था, लेकिन इसको भी सूबाइयत की भेंट चढ़ा के उसकी जो करोड़ों अरबों रुपए की जो फीजिबिलिटी स्टडीज़ थी वो भी पैसे ज़ाया कर दिए गए और उस मंसूबे को जो है उसके ख़िलाफ़ हड़तालें और बयानबाजी करके उसको जो है ओझल कर दिया गया और उसकी फाइलें दबा दी गई। इसी तरह और भी मंसूबे जो बने, थार में कोल का मंसूबा था या पन बिजली के मंसूबे जो थे उसकी तरफ जाने के बजाय पहले मुल्क को ये अंधेरों में धकेला गया क्योंकि वो आप लोगों ने उसकी मनसूबाबंदी नहीं की थी। फिर जब इमरजेंसी में आपने कारखाने लगाए तो वो इतने महंगे लगा दिए और उनकी जो इनपुट थी वो डॉलर्स में हुई और आउटपुट भी उनके डॉलर्स में जब देनी पड़ी। तो आपको इस चीज़ का इल्म था कि हमारे जो हैं ये जो करेंसी का एक्सचेंज है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये हम किसी के कहने पे करते हैं। और आपने जब ये मंसूबे लगाए उस वक्त ये ना सोचा कि डॉलर की कीमत जो है वो अगर बढ़ गई और रुपए की कदर कम हो गई तो ये जो है ये कर्ज़े हम कहाँ से अदा करेंगे और आवाम जो है ये खमियाजा किस तरह भुगतेंगे। और आपने देखा है कि पिछले 10 साल से अवाम जो है ये क्या खमियाजा भुगत रहे हैं। आपके गर्दिश की अर्ज़े जो हैं इसी मद में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, जिसकी आपने अभी खुशखबरी सुनाई है कि अगले 5 साल में वो ख़त्म हो जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि आप ये बताएं कि हम आपकी बात का किस तरह यकीन कर लें कि ये जो आप मंसूबे लगा रहे हैं ये इसमें से आवाम को कोई फ़ायदा पहुँचेगा। क्योंकि अभी तक जो आपने अपनी कारकर्दगी दिखाई है, अच्छी कारकर्दगी इस लिहाज से दिखाई है कि मुल्क में कुछ तब्दीली आई, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि आपने अपने निज़ाम में या सियासतदानों ने अपने रहन सहन में या हुकूमती अकाबर ने अपने रहन सहन में सादगी नहीं अपनाई, ना ही अदालतों ने कोई इंसाफ करके अपना को मेयार जो है वो बढ़ाया हो, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे दिन ब दिन हमारे में करप्शन और अदालती नाइंसाफ़ियों का जो मेयार है वो कम से कम होता जा रहा है। और हमारा पासपोर्ट जो है वो दुनिया के मेरा ख्याल बदतरीन पासपोर्ट्स में शुमार किया जाता है। इसकी आखिर क्या वजह है? इसकी वजह साफ ज़ाहिर है कि हमारी नीयतें जो हैं वो नहीं साफ़। जिन लोगों ने तरक्की करनी होती है, मसलन आप सिंगापुर को देख लें, उनके वज़ीर आज़म ने एक जो पहले वज़ीर आज़म थे उन्होंने एक वाक़या बयान किया कि जब उन्होंने पॉलिसियाँ बनाई तो पहले दिन से यह पॉलिसी बना ली थी कि करप्शन के लिए ज़ीरो टॉलरेंस होगी। उस वक़्त उन्होंने ख़ुद ये बयान की बात टीवी के ऊपर या किसी उनके नुमाइंदे में थे और मैंने सुनी, मुझे उसका नाम नहीं। उन्होंने ये फरमाया कि जब हम इक़्तिदार में आए तो हमारी काबीना के एक वज़ीर ने किसी से इनविटेशन कबूल की, दावत की खाने की। जब वो मुझे पता लगा तो मैंने उस वज़ीर को बरतरफ करके उसको जेल भिजवा दिया। क्यों? कि ये जो है ये करप्शन की
तरफ एक पहला कदम था उसका, क्योंकि जब वो इस किस्म की पार्टियां अटेंड करेंगे तो फिर लोगों को वो उसके मुताबिक सहूलतें भी मुहैया करते हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि मैंने पहले दिन ही उसका सर कुचल दिया और आज तक जो है करप्शन का किसी ने जुर्रत नहीं की और ना ही कोई ऐसी दावतें कबूल करता है। तो ये होती हैं कौमें जो अपने यहाँ इंसाफ लाना चाहती हैं या कौम को तरक्की देनी चाहती हैं। लेकिन इसके मुकाबले में आप ज़रा अपनी देखें कि आपने क्या निज़ाम में तब्दीली की है। तमाम लोग आते रहे हैं, वो नारे लगाते रहे हैं। इवन इनकलाबी लीडर भी आया, उसने भी नारे लगाए जी मैं वज़ीर आज़म मऊद ख़त्म कर दूंगा, मैं सदारती निज़ाम सदारती जो है ये ईवान ख़त्म कर दूंगा, गवर्नर हाउस ख़त्म कर दूंगा, यहाँ यूनिवर्सिटियाँ बन जाएंगी, यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ वो हो जाएगा। लेकिन कोई एक ऐसा कदम नहीं उठाया गया कि जिससे कौम जो है इन खर्चों से जान छुड़ा सकती है। ना ही आपकी हुकूमत जो है इसने कोई ऐसा काम किया है कि जिससे ये खर्चे कम होते, बल्कि उल्टा आपने अपनी काबीना का साइज छोटा रखने के बजाय उसमें उसको भी आप 50 तक ले गए हैं। तो बशीर और वज़ीर जो हैं उनको और उनकी अलावा आपने अपने असम्बली मेम्बरान की खा वो सूबाई हों या वो कौमी असम्बली के मेम्बरान हों, सेनेटर हों या ये आपके जजेस हों, उनकी बेतहाशा तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। और आवाम को आपके वज़ीर ख़जाना ने ये खुशखबरी सुनाई कि इस दफ़ा बजट में ना तो तनख्वाहें बढ़ेंगी और ना ही जो है पेंशन बढ़ेगी। इंशाअल्लाह ताला ऐसी आप इंसाफ पसंदी से काम लेंगे तो हम कैसे यकीन करें कि आपके ये जो मंसूबे हैं ये आपकी ख़ानदानों की, सियासी ख़ानदानों की या सरकारी ऑफिसर्स के उनकी दौलत में जो है ये इजाफ़ा करेंगे। और फिर आवाम के ऊपर ये मंसूबे बनाने का जब जो है इन्वेस्टमेंट और उनकी फिजिबिलिटी स्टडीज़ पे अखराजात हो जाएंगे, फिर आपकी हुकूमत बदल जाएगी, कोई और हुकूमत आ जाएगी, वो इसको फिर जो है वापस उसी तरह ले जाएगी कि ये चूँकि स्कीमें जो हैं फ़लानी पार्टी ने शुरू की हैं, लिहाजा इन सब को बंद कर दिया जाए। और इसकी मिसाल हमारे सामने मौजूद हैं, बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जिसमें कौमी मफाद को मद्देनज़र रखने के बजाय पार्टी मफादात को तरजीह दी गई। स्टील मिल देख लें, PIA देख लें, इन सब में बेतहाशा सियासी भर्तियाँ की गई और उसका ख़जाने का बोझ जो है वो आवाम को बर्दाश्त करना पड़ा। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप अगर चाहते हैं कि हम लोग आपके ऊपर यकीन करें, आपकी बातों में यकीन करें, तो कुछ प्रैक्टिकल, कुछ अमली तौर पे पाकिस्तानियों को करके दिखाएं कि अपने प्रोटोकॉल ख़त्म करें, को अपने अखराजात कम करें, अपने वज़ीरों की तादाद कम करें, उनकी तनख्वाहों में ये जो इजाफ़ा आपने किया है, जैसे जजों की तनख्वाह में मुझे तो समझ नहीं आती कि जजों ने नोटों से रोटी खानी है कि 20-20 लाख रुपए महीने की वो तनख्वाह लेंगे। और इंसाफ का ये हाल है कि दुनिया में हम 143वें नंबर पे आए हुए हैं। इस किस्म के अखराजात हैं। और हैरानगी की बात यह है कि इन चीज़ों पे कोई सियासी पार्टी जो बाहर अवाम के लिए जुलूस निकालती हैं, हर काम के लिए निकालती हैं, उन्होंने भी किसी ने इस चीज़ पे इतराज़ नहीं किया कि हम ये इजाफ़ा नहीं लेंगे, बल्कि वो भी इस पे खुश हैं कि चलें जी हमारे कम अज़ कम जो अखराजात हैं वो पूरे होंगे। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आप में से किसी की हुकूमत ने भी, खा वो सिंध की हुकूमत हो, KPK की हुकूमत हो, बलूचिस्तान की हुकूमत हो या ये पंजाब की हुकूमत हो, और ख़ास तौर पर पंजाब और कराची, इन्होंने बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए, ना ही जो अपने अख्तियारात हैं नीचे दिए हैं। बल्कि अब मुझे तो ये परेशानी लगी हुई है कि आपका अभी ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म नहीं हुई और एक सूबे के वज़ीर आला ने ये कह भी दिया है कि हम किसी तौर पे भी सूबे के मादनियात जो हैं वफाक को इसके ऊपर काम नहीं करने देंगे। ये हमारा हक़ है और हम ही इस हक़ को इस्तेमाल करेंगे। तो जब अभी से ये हाल है, आप सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट करें कि ये मंसूबे जो हैं ये मुल्की मफाद, कौमी मफाद के हैं, इनको सूबों से ले के मादनियात को आप मरकज़ में मुंतकिल करें और उसके बाद जो है ये इस किस्म के लोगों को लारे लगाएं। वरना अगर वो आ गई, वो इन्वेस्टमेंट आ गई, वो हज़ारों अरब डॉलर जो हैं वो जब कर्ज़े और इन्वेस्टमेंट में आएंगे तो वो फिर मुकदमेबाजी में पड़ के ज़ाया जाएंगे और उनका ख़मियाज़ा आवाम को फिर भुगतना पड़ेगा। इसी तरह अब आप ख़ुद सोचें
कि जब आपका करेंसी जो है वो ही स्टेबल नहीं रहती है, तो आप जो चीज़ डॉलर में डील करते हैं उसके वही हाल होगा जो हमारे बिजली के बिलों का या बिजली पे दी गई डॉलर में जो प्रॉफिट बाहर मुंतकिल करने का हुआ है, उससे हमारे अरबों रुपए जो हैं वो लोगों के बिल बढ़ गए और लोग जो हैं उनकी ज़िंदगी अजीरन हो गई। प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप अगर ये खुश चाहते हैं कि हम आपकी बातों पे यकीन करें, तो आप अपने अखराजात कम करें, सादगी अपनाएं, अपने कौमी लिबास को रिवाज दें। ये ऐसे लगता है आपके हम एक किसी बहुत माशाल्लाह ऐसी ज़बरदस्त तरक्की याफ्ता कौम है कि जिसके पास इतनी पैसे की रेल पेल है। आप देखें वज़ीर आज़म इसराइल का जो था, उसने ट्रंप के साथ जो की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, सादा सी कुर्सियों पे लोग बैठे हुए हैं और जो है वो कोई वहाँ ना फूल हैं, ना को पानी की बोतलें हैं, ना को ऐसी चीज़ें हैं, ना को कारपेट बिछे हुए हैं। तो आप लोग भी इस सादगी को अगर अपनाएं, आप बरतानिया का ईवान नुमाइंदगान देख लें, बेंचों पे उनके असम्बली मेंबरान बैठते हैं और किसी में कोई गर्दन में फूं फां या अकड़ नहीं है। लेकिन आपने जो है ये ना रवाज दिया है सादगी को, ना ही मुझे को आपका इरादा लग रहा है। तो बराए मेहरबानी आप इस चीज़ की तरफ तवज्जो दें और मेरी अदालतों से गुजारिश भी ये है कि वो इंसाफ को जो है बराए मेहरबानी उसको रवाज दें। और ये जो 3-3 साल से मुकदमे 9 मई के लटके हुए हैं, इनको फौरी तौर पे जो है इनके फैसले करें। अगर बेगुनाह हैं तो उनको छोड़ें, अगर नहीं बेगुनाह तो उनको जो है सज़ा दें, ताकि कौम मखमस में न रहे। और हर रोज़ आए दिन हड़तालें और जुलूस और धरने जो हैं, ये कौम का इन्होंने बड़ा गर्क कर दिया है। आप कुछ खुदा का खौफ करें और हुकूमतें जो हैं वो भी पुलिस के प्रोटोकॉल जो हैं इनके ख़त्म करें और उनको आवाम के लिए बल्दियाती इंतखाबात करा के सिटी पुलिस में तब्दील करें, ताकि लोग जो हैं अमर सुकून से ज़िंदगी गुजारें। उम्मीद है कि आप जो हैं सादगी को अपनाएंगे और अपने अमली इक़दामात से हमारे दिलों को ये यकीन दिलाएंगे कि अब जो आप मंसूबे बना रहे हैं इसमें ना तो किसी को गिफ्ट की जाएगा, जिस तरह एक पार्टी के सरबराह को आपके एक प्रॉपर्टी टाइकून में 5 अरब रुपए का हाउस बना के गिफ्ट कर दिया, या एक दूसरे वज़ीर आज़म को 190 मिलियन पाउंड के एवज़ जो है वो 240 कनाल या 250 जितनी भी वो ज़मीन गिफ्ट ट्रस्ट को कर दी गई। तो इस किस्म की चीज़ें हैं, अल्लाह जानता है कितनी छुपी हुई हैं ये तो चीज़ें बात सामने आया हैं। इस चीज़ को आप प्लीज़ चेक करें और अपनी भी इन्वेस्टमेंट और अपने जो जितने भी असम्बली मेंबरान हैं, अपने सेनेटर्स हैं, अपने जजेस हैं, अपने जनरल हैं, उनको ये गुजारिश करें कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने बाहर रखी हुई दौलत मुल्क में लाएं और वो इन मंसूबों में लगाएं, बजाय इसके कि हम लोगों के कर्ज लेते रहें और वो फिर डॉलर में अपनी जो है मुनाफे बाहर ले जाएं। और आपकी जिस वक्त वो काम जो है अगर खुदा न खास्ता फेल हो गया तो आपको फिर एक दफ़ा डिवेल्यूशन करवा के अगले 10-15 साल में अवाम को अजाब में मुब्तला न करें। आपसे गुजारिश है कि आप इस तरफ ध्यान करें और उम्मीद है कि आप अमली इक़दामात से कौम को यकीन दिलाएंगे कि ये जो है कौम के मुफाद